Hello everyone, Class 7 Political Science Chapter 8 A Cert in the Market. This chapter tells us the story of a cert. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the cert. We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. A cotton farmer in Kurnool. Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. कुछ बॉल्स कॉटन प्लांट जो पक चुका है वो फूटने के लिए तैयार है. द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम. सब एक साथ ब्लास्ट फूटता नहीं है, समय लगता है कॉटन को हार्वेस्ट होने में. एक बार जब कॉटन जमा हो जाता है, कर्नूल कॉटन मार्केट में सेल नहीं करके स्वप्ना एंड उसके हस्बैंड हार्वेस्ट को लेकर के लोकल ट्रेडर के पास चले गए. क्रॉपिंग सीजन के बिगिनिंग में ही स्वप्ना ने 2500 लिया था ट्रेडर्स से. ठीक है, वो भी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बाय करना था कल्टीवेशन करने के लिए. उस टाइम में लोकल ट्रेडर ने स्वप्ना को एग्री करवा लिया था एक कंडीशन के लिए. ये प्रॉमिस करवाया कि सब कॉटन तुम लोग का तुम मुझे सेल कर देना. सब कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत हाई लेवल का इनपुट्स की ज़रूरत होती है. इनपुट्स रिक्वायर्ड होता है जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मर को बहुत सारा पैसा की ज़रूरत पड़ती है. स्मॉल फार्मर पैसा उधार में लेते हैं, फिर अपना खर्चा को पूरा करते हैं. ट्रेडर्स यॉर्क दो मेन कॉटन का बैग्स को मेजर करवाते हैं एट ए प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल. द कॉटन फीचर्स 6000. तो वो ट्रेडर डिडक्ट कर दिया, काट दिया ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट एंड पे किया स्वप्ना को 3000. स्वप्ना ओनली 3000. ट्रेडर कॉटन बहुत चीप प्राइस में मार्केट में सेल हो रहा है एंड बहुत लोग कॉटन सेल कर रहे हैं. स्वप्ना, मैं 4 मंथ से इतनी मेहनत करी हूँ कॉटन को ग्रो करने के लिए. आप देख सकते हैं कितना क्लीन, फाइन, अच्छा कॉटन है. ये बार मैंने और अच्छा प्राइस मिलेगा होप किया था. ट्रेडर, अम्मा मैं अच्छा प्राइस ही दे रहा हूँ आपको, दूसरे ट्रेडर तो इतना भी पे नहीं कर रहे. आप कर्नूल मार्केट में चेक कर सकते अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है. स्वप्ना, गुस्सा मत करो, मैं कैसे आप पे डाउट कर सकती हूँ. हम लोगों ने होप ही किया था कि इस बार अच्छा कमाई होगा कॉटन मार्केट में. स्वप्ना को पता था कॉटन सेल होगा एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल. फिर उसे आर्गू नहीं किया. ट्रेडर्स पावरफुल मैन होते हैं विलेज में. फार्मर्स डिपेंड रहते हैं ट्रेडर्स पर लोन के लिए और भी चीजों पे. फार्मर्स ट्रेडर पे डिपेंड होते हैं, लाइक बच्चों की स्कूल की फी जमा करना, बीमार हो गया तो इलाज का खर्चा देना. साल में ऐसा भी दिन आता है जहां फार्मर्स के लिए काम नहीं होता है, तो पैसा उधार पे लेना यही एक जरिया था जीने का फार्मर्स के लिए.
स्वप्ना कॉटन कल्टीवेशन में इतना कमा रही थी जितना एक लेबर कमाता है। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड्स बाय वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में, जो कि वन ऑफ लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट भी है वर्ल्ड का। लार्ज वैरायटी में क्लोथ सोल्ड होता है मार्केट में। जो क्लोथ विलेज में वीवर्स बनाते हैं वो भी सेल में बेचते हैं। मार्केट में ऑफिस है क्लोथ मर्चेंट्स जो कि क्लोथ खरीदते हैं। दूसरे ट्रेडर्स भी साउथ इंडियन टाउन से आने वाले भी क्लोथ परचेस करते हैं ये मार्केट में। जो मार्केट डेज में वीवर्स क्लोथ्स लाते हैं जो कि ऑर्डर देके बनाया गया है मर्चेंट से। ये मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, व्यापारी। ओके, ये व्यापारी क्लोथ सप्लाई करते हैं जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने ऑर्डर किया है एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये व्यापारी यार्ड परचेस कर लेते हैं और वीवर्स को इंस्ट्रक्शन देते, जो कपड़ा बना रहा है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह का क्लोथ बनना है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये मर्चेंट्स व्यापारी शॉप है बाजार में। ये पुराने व्यापारी शॉप है इसलिए इन्हें कंटेक्ट बहुत पता है गारमेंट्स मतलब कपड़ा का रिलेटेड अराउंड द कंट्री में। ट्रेडर्स दूसरे से परचेस करते हैं थ्रेड को। वीवर घर में यार धागा ले जाता है, वीवर घर में धागा ले जाता है और वीवर और उसके फैमिली मेंबर लॉन्ग हावर्स तक काम करते हैं लूम में। वेविंग यूनिट्स 2-8 पावर लूम्स होता है जिसमें यार्न इज वोवन मतलब बुनना एंड फिर क्लोथ्स बनता है। सारे टॉवेल्स, सर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल्स एंड यहाँ में सर्च करते हैं क्लोथ या अभी 2 एग्जाम्पल पढ़ा, वो इधर था, एक ये हो गया एक ये हो गया, अब एक लास्ट वाला देखते हैं। फिर सब फिनिश्ड क्लोथ्स बन जाता है तब ये वीवर ट्रेडर्स को दे देते हैं। ये सब रेडी हो रहा है टाउन में जाकर के मर्चेंट्स व्यापारी को देने के लिए। फिनिश्ड क्लोथ्स ट्रेडर्स रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना दिया है वीवर्स को और कितना पैसा वीवर को देना है। समझ रहे हैं? मतलब सब चीज का रिकॉर्ड रहता है। ट्रेडर रिकॉर्ड रखते हैं कि धागा कितना दिया गया है वेवर को और कितना पैसा वेवर को देना है और जिन वेवर ने जितना वेविंग के क्लोथ्स बनाया है उस हिसाब से कितना पैसा देना, सब रिकॉर्ड रखते हैं और कितना मटेरियल्स गया है ये सब। पुटिंग आउट सिस्टम, weavers producing cloth at home। ये पिक्चर भी देखिए। ओके, व्यापारी जो वेवर्स में काम बांट देते हैं, जितना क्लोथ्स का ऑर्डर मिला है उस हिसाब से व्यापारी जो वेवर को धागा देते हैं ताकि बाद में वो क्लोथ बना के उसको दे सके। जिसमें वेवर का 2 एडवांटेज है, जिसमें वेवर को पैसा नहीं लगेगा धागा को खरीदने के लिए।
फिनिश्ड गुड्स को सोल्ड करने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। जैसे वेवर्स को पता चला कि कैसा क्लोथ बनना चाहिए और हाउ मच ऑफ इट इज टू वॉब्ड। ये मर्चेंट्स एंड मतलब कितना कपड़ा बुन चुका है। ये मर्चेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। मर्चेंट्स के पास पावर भी होता है। मर्चेंट्स ऑर्डर देते हैं कि इस टाइप का क्लोथ्स बनाओ और फिर जब क्लोथ्स बन जाता है, क्लोथ्स बनने के लिए बहुत कम पैसा देते हैं। वीवर को नहीं पता था कि वो क्लोथ्स किसके लिए बना रहे हैं और कितने प्राइस में सेल हो रहा है मार्केट में। क्लोथ मार्केट में मर्चेंट्स क्लोथ्स को गारमेंट फैक्ट्रीज को सेल करते हैं। ठीक है, वीवर्स से बनाते हैं, वीवर्स मर्चेंट्स को देता है, वीवर्स व्यापारी को देता है, फिर व्यापारी गारमेंट फैक्ट्रीज को देता है, कपड़ा का फैक्ट्रीज को, उसको सेल कर देता है। इस तरीके से मार्केट में मर्चेंट्स का फेवर में काम हो रहा है। व्यापारी, मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी का फेवर में काम हो रहा है। और कुछ वीवर, कपड़ा बुनने वाला, कुछ वीवर तो खुद से इन्वेस्ट करके, सेविंग करके, मनी बोरो करके हाई इंटरेस्ट रेट पे लूम्स लेते हैं। इच लूम का कॉस्ट होता है 20,000। टू वीवर को 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। लूम में काम अकेले नहीं हो सकता है। वीवर और उसके फैमिली मेंबर को भी 12 घंटे काम करना पड़ता है क्लोथ बनाने के लिए। ये सब काम के लिए इन्हें 3,500 पर मंथ मिलता है। मर्चेंट्स और वीवर के बीच का काम को हम पुटिंग आउट सिस्टम भी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मर्चेंट्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट रिसीव करते हैं। रॉ मटेरियल्स वीवर्स को दे देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है तो वीवर मर्चेंट्स को दे देता है। ठीक है। वीवर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स को लिटिल पेमेंट मिलता है मर्चेंट से। वीवर्स कोऑपरेटिव के हेल्प से वीवर डिपेंड अब ज्यादा नहीं है मर्चेंट्स पे, व्यापारी पे ज्यादा अब डिपेंड्स नहीं है जब से वीवर्स कोऑपरेटिव आ गया। ये हैंडलूम को ज्यादा प्रचार करता है, हैंडलूम को ज्यादा बढ़ावा देता है कि होना चाहिए। तो पहले फार्मर्स मर्चेंट्स पे, व्यापारी पे डिपेंड थे पैसा के लिए, लेकिन जब से वीवर कोऑपरेटिव आ गया वो धीरे धीरे अब कम हो गया, कम डिपेंड होने लगे ताकि, ठीक है, वीवर्स अच्छा कमा सके, इसलिए ये बना है। वीवर कोऑपरेटिव में वीवर्स ग्रुप में कुछ एक्टिविटीज ले लेते हैं। डायरेक्ट जाके जो धागा बेच रहा है वो डीलर से ले लेते हैं। पहले तो व्यापारी देता था उसको, तब बनता था, लेकिन अब वीवर जो डायरेक्ट धागा लेने डायरेक्ट उसके पास ही पहुंच जाते हैं जो सेल करता है। तो बीच में कोई पर्सन नहीं आया, डायरेक्ट चला गया तो अच्छा दाम में मिल जाएगा। और वीवर में बांट देते। कोऑपरेटिव भी मार्केटिंग करती है तो इससे मर्चेंट्स का रोल कम होता चला जा रहा है और वीवर्स अच्छा कमा पा रही है क्लोथ से। इसके वजह से अब व्यापारी का काम, मतलब उनके ऊपर फार्मर्स डिपेंड है, अब थोड़ा कम डिपेंड होने लगे क्योंकि ये आ गया तो अच्छा खासा कमा पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कोऑपरेटिव को क्लोथ्स खरीदने में रीजनेबल प्राइस में, सही दाम में। ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाते हैं स्टेट में। गवर्नमेंट पावर लूम वीवर कोऑपरेटिव से बनवाती है और गवर्नमेंट क्लोथ बाय हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से करती है। मतलब इन यहीं से यूनिफॉर्म बनाते हैं बच्चा का और स्टोर पे बेचता है। को लाइन किधर ये स्टोर में COOPTEX। ओके।
हमारी टाउन में भी इस टाइप का स्टोर देखने को मिल जाएगा आप लोग को। ये देखो यहाँ में बटन लगाया जा रहा है। ओके। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, Erode merchant supplies the cotton clothes to weaver द्वारा बनाया जाता है। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री दिल्ली में गारमेंट एक्सपोर्ट करती है। फैक्ट्री में शर्ट भी बनाया गया। फॉरेन में भी सेल करेंगे। फॉरेन बायर्स बिजनेस पर्सन है यूएसए एंड यूरोप से जो चेन ऑफ स्टोर चलाते हैं। बड़े बड़े स्टोर वाले अपना खुद का टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजनेस चलाते हैं। एंड सप्लायर से तो लोअर प्राइस डिमांड करते हैं, पर हाई स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कर देते हैं प्रोडक्शन का। एंड टाइमली डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट देने में अगर लेट हो गया तो या प्रोडक्ट खराब निकला तो ये सब मैटर में स्ट्रिक्टली डील करते हैं। गारमेंट एक्सपोर्ट जो फैक्ट्रीज है कॉस्ट काटना चाहते हैं। वर्कर से कम पैसे में काम करवाते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। चीप प्राइस में फॉरेन बायर्स को सप्लाई करते हैं। एंड गारमेंट फैक्ट्री में जो कितने वर्कर, नेक्स्ट पेज, या इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 वर्कर्स होते हैं और ज्यादातर वुमेन होती है। एंड टेम्पोररी बेसिस पे, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी बेसिस पे काम करती है। जब भी एम्प्लॉयर को लगा कि वर्कर की जरूरत नहीं है तब वर्कर्स को निकाल जाओ बोल देते हैं। वर्कर्स का सैलरी वर्कर्स के पास जो स्किल है उस पे डिपेंड करता है। ज्यादा स्किल है वर्कर के पास तो ज्यादा पैसा, कम तो कम, मीडियम तो मीडियम। वर्कर्स में हाईएस्ट पेड टेलर 3000, फिर आयरन वाला 1.50 पर पीसेस, चेकिंग 2000, फिर धागा काटना बटन लगाना 1500। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे शर्ट्स डिस्प्ले करके रखा है शॉप में। अराउंड 1000, ऐसे 800, वहां का हिसाब से इतना, ठीक है, वहां पे डिस्प्ले है। ये वाला को होमवर्क, यूज द डायग्राम shown in the margin to fill in the blanks below. The business person purchases the shirt from the garment exporter in Delhi per shirt. He then spent dash for advertising in the media and another dash per shirt on storage, display and all other charges. Thus, the cost of this people is 900 while he sell the shirt for 1800. कितना पैसा is his profit on or one shirt? एक शर्ट में कितना प्रॉफिट होगा on one shirt? If he is able to sell a large number of shirts, his profit will be higher. Homework. The garment exporter sold the shirt at 300 per pieces. The cloth and other raw materials cost him 100 per shirt. The worker wages cost another 25 per shirt. Next page में है वो 25 per shirt. The cost of running his office came to 25 per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? इससे पहले वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क एंड ये भी होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? ओके, चेन्स ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर
कॉटन का बायर से सुपरमार्केट में, पहले फैक्ट्रीज में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, फैक्ट्रीज, होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स। ठीक, तो इस हिसाब से अगर यहाँ से यहाँ गया हम लोग को पास आया, इससे कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कौन कमाया होगा? तो ज़्यादा ये भी कमा सकता है, ये ज़्यादा कमाया, फिर ये। ठीक है, या मार्केट एंड इक्विलिटी। मार्केट एंड इक्विलिटी, फॉरेन बिजनेस पर्सन बहुत प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में, गारमेंट एक्सपोर्ट करके मॉडरेट प्रॉफिट कमाते हैं। स्मॉल कॉटन फार्मर एंड वीवर्स एट इरोड बहुत घंटे काम करवाते हैं और सैलरी बहुत कम देते हैं। वीवर और कॉटन फार्मर से ज्यादा व्यापारी और ट्रेडर्स कमा लेते हैं। व्यापारी, मर्चेंट्स और ट्रेडर ज्यादा कमा पाते हैं कॉटन फार्मर से, लेकिन एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टर जो होते हैं एक्सपोर्ट से कम कमा पाते हैं। मार्केट में सब इक्वली अमाउंट में पैसा कमा नहीं पाते, इक्वली अमाउंट नहीं कमा पाते। डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहते हैं, इसमें सबका अपना हक तो है, सैलरी मिलने का हक है, चाहे वो कंता हो या सौंपना हो। अगर जितना जरूरत है उतना अर्न नहीं कर सक रहे हैं तो वो खुद को दूसरे से इक्वल कैसे सोचेंगे? मार्केट हम लोग को अपॉर्चुनिटीज देता है काम करने के लिए, चीजों को सेल करने के लिए, जो उन्होंने ग्रो और प्रोड्यूस किया है। फार्मर जो कॉटन सेल करते हैं और वीवर जो क्लोथ्स बनाते हैं, लास्ट में तो यही प्रूव होता है कि रिच पावरफुल लोग ही मार्केट में ज्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि ऐसे रिच लोगों के पास फैक्ट्रीज खुद का होता है, लार्ज शॉप, लार्ज लैंड होल्डिंग्स ईटीसी। पुअर को रिच और पावरफुल लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है लोन के लिए। सौंपना का केस हमने पढ़ा, वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम भी पढ़ा, वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री। पुअर लोग को सफर करना पड़ता है मार्केट में, पुअर को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनसे निकलने का तरीका है फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ प्रोडक्शन, और ये मेक श्योर करना है कि लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो हो। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे फिश वर्कर कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ था तवांग रिवर में। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9, अभी मेरा दांत दुखने लगा और नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी पढ़ेंगे। यस।